गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। दरअसल बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और इसको ट्रांसफेक्शन भी बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। दरअसल बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन ऐसे करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाया नेकेड डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भाया नेकेड डीएनए। देखिए इस टर्म को देखिए, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए के थ्रू। नेकेड डीएनए का मतलब ये नहीं हुआ कि हिस्टोन फ्री डीएनए। नेकेड डीएनए का यहां ये मतलब हुआ कि सेल फ्री डीएनए। ठीक है, मतलब कि ये एक तरह का रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस है। रिकॉम्बिनेशन मतलब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के मेथड से जीन एक बैक्टीरिया से मतलब फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम जीन का ट्रांसफर हो रहा है। अब सवाल है कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का जितना मेथड है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये तीनों का बैक्टीरिया को क्यों जरूरत पड़ता है, नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरत है, ये बेसिक बात है। बेसिकली बैक्टीरिया चाहता है कि न्यू कैरेक्टर एक्वायर करना। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज किसी बैक्टीरियम के पास किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, मतलब वो सेंसिटिव है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, बैक्टीरियम चाहता है कि किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हम रेसिस्ट करें, उसके लिए वो जीन बाहर से किसी दूसरे बैक्टीरियम से एक्वायर्ड करना चाहता है। उसमें से एक मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सबसे पहला मेथड है 1928 में ग्रिफिथ ने ये डिस्कवर किया था। वो आप माइस पे बेसिक आईएससी के क्लास में आप पढ़ते होंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के स्ट्रेन एस और आर स्ट्रेन को लेके माइस में इंजेक्ट किया गया और उससे पता चला कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है कुछ जो ए वायरुलेंट को वायरुलेंट बना दे रहा है। वो आप बेसिक आईएससी एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मेथड से ये नेकेड डीएनए ट्रांसफर होता है दूसरे एक बैक्टीरिया से दूसरे वन बैक्टीरियम टू नेक्स्ट बैक्टीरियम। अब ये है क्या कि बेसिकली अगर ब्रॉडली बात करें तो जीन ट्रांसफर दो तरह का होता है ब्रॉडली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये दो ही तरह का जीन ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यूकैरियोट्स के केस में मतलब ह्यूमन के केस में, हम लोगों के केस में जीन ट्रांसफर वर्टिकल होता है। मतलब कि जीन ट्रांसफर रिप्रोडक्शन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू जीन का ट्रांसफर हो। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है, ये वर्टिकल जीन ट्रांसफर है। इसका जीन जनरेशन 1 का जीन ट्रांसफर हुआ जनरेशन 2 में, जनरेशन 2 का जीन ट्रांसफर हुआ जनरेशन 3 में, जो हम लोगों के केस में, ह्यूमन के केस में होता है। इस तरह के जीन ट्रांसफर को हम लोग वर्टिकल जीन ट्रांसफर बोलते हैं और ये मियोसिस के थ्रू होता है और ह्यूमन के केस में ये एग्जाम्पल है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का क्या कहने का मतलब है कि एक ही जनरेशन के बीच के बैक्टीरिया के बीच में, जनरेशन 1 और जनरेशन 1, यही दोनों के बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है, जीन ट्रांसफर। तो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। एक ही जनरेशन के बीच के एक ही जनरेशन वाले बैक्टीरियम के बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। और ये दरअसल ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में, ये प्रोकैरियोट्स में कॉमन है और अलग अलग मैकेनिज्म से जीन ट्रांसफर होता है। जैसे अभी जो हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। दूसरा कंजुगेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। यही 3 मेथड है नेचुरली जो जीन ट्रांसफर का।
आज हम लोग बात कर रहे हैं, अब कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि वैसा प्रोकैरियोट्स का कोई वैसा प्रोसेस बैक्टीरिया में बताइए जो वर्टिकल जीन ट्रांसफर करता हो। तो बाइनरी फिजन सिर्फ एग्जांपल है। बाइनरी फिजन के दौरान, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन वर्टिकल जीन ट्रांसफर अकर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर अकर्स। यही एक एग्जाम्पल है बैक्टीरियम के केस में, जहां बाइनरी फिजन के दौरान ही केवल वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है, नहीं तो जितना तरह का जीन ट्रांसफर है वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब उसमें से सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन ये बैक्टीरियम में क्यों जरूरत है। ये दरअसल बैक्टीरियम में इसलिए जरूरत है कि बैक्टीरिया न्यू ट्रेट एक्वायर करना चाहता है। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि किसी पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्ट होने के लिए बैक्टीरियम किसी दूसरे बैक्टीरिया से एक्वायर करना चाहता है जीन, ताकि अब उसके पास न्यू कैरेक्टर एक्वायर का ये एक तरीका है, ताकि बैक्टीरियम ज़्यादा कंपेटिबल हो इन्वायरमेंटल सिचुएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन के हिसाब से। तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी बैक्टीरिया एक्वायर करता है कैरेक्टरिस्टिक। और कुछ एसेसरी वर्क भी आप फंक्शन उसका आप बता सकते हैं। जैसे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलरली जो डीएनए, जो फॉरेन डीएनए है, वो रिसिपिएंट बैक्टीरिया एक्वायर करता है, तो वो वर्क उस डीएनए को यूज करता है डीएनए एज ए फूड, क्योंकि पता है कि डीएनए बना हुआ निक्लोटाइड का, और उसका बेसिक कंपोनेंट उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, उसको एज ए फूड डीएनए यूज करता है। साथ ही साथ डीएनए, फॉरेन डीएनए को रिपेयर सिस्टम मैकेनिज्म के समय एज ए टेम्पलेट भी यूज करता है। तो मेनली 3 एक्सक्लूजन थ्योरी के हिसाब से 3 पर्पस है। सबसे पहला डीएनए एज ए फूड, दूसरा रिपेयर मैकेनिज्म में फॉरेन डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट डीएनए, साथ ही साथ न्यू ट्रेट एक्वायर करने का ये एक सबसे मेन पर्पस बैक्टीरियम का यही है कि न्यू कैरेक्टर एक्वायर्ड किया जाए। तो दरअसल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि जैसे एक बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियम है, ये इसका डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसी कारणवश इस बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया, या डेथ कर गया। नेचुरली बैक्टीरिया का कुछ अपना एक लाइफ स्पैन होता है, उतना दिन में बैक्टीरिया डेथ कर गया। तो इसके आफ्टर डेथ बैक्टीरिया विल लाइस्ड, और इस लाइसिस से क्या होगा कि जैसे ये लाइस्ड हो गया, तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए है, उसका भी लाइसिस होगा। इस जेनेटिक मटेरियल का लाइसिस होगा। आफ्टर लाइसिस एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में, ये बाहर, ये हवा में ये डीएनए एग्जिस्ट करेगा आफ्टर लाइसिस। अब क्या होता है कि इस फॉरेन डीएनए को, जो लाइस्ड हुआ है, इस डीएनए को कोई बैक्टीरियम एक्वायर कर सकता है। और वो एक्वायर, जैसे एक बैक्टीरियम यहां हम दिखा रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, यहां ये जो हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को, ये जो फॉरेन डीएनए है, लाइस्ड डीएनए, इस फॉरेन डीएनए को ये बैक्टीरियम एक्वायर्ड कर सकता है, ये बैक्टीरियम अपटेक कर सकता है। अब ये बेसिकली नेचुरली हर बैक्टीरियम अपटेकिंग फॉरेन डीएनए का नहीं करता। ये दरअसल वैसे बैक्टीरिया जो नेचुरली कॉम्पिटेंट हो, इस टर्म को अभी देखते हैं, कॉम्पिटेंट हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये फॉरेन डीएनए, इस डीएनए के लिए एक टर्म यूज करते हैं एक्सोजीनोट। जो डोनर बैक्टीरियम है, जिसके लाइसिस के बाद डीएनए बाहर हवा में है, और वो डीएनए आके रिसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो रहा है,
तब तो जो इनकॉर्पोरेट होने जा रहा है उसको एक्सोजीनोट बोलते हैं, और जहाँ पे जैसे यहाँ ये है, यहाँ पे आके ये इनकॉर्पोरेट होगा तो इसको बोलते हैं इंडोजीनोट। इंडोजीनोट ये कभी कभी ये टर्म यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये दरअसल बेसिकली क्या है कि कोई भी बैक्टीरियम दरअसल ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रेडी नहीं है। ये दरअसल कुछ नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कुछ बैक्टीरिया है जो इजीली फॉरेन डीएनए को अपटेक करता है। दरअसल उसका सबसे बड़ा ग्रिफिथ ने ही बताया अपने एक्सपेरिमेंट में कि बैक्टीरिया, जैसे ग्राम पॉजिटिव एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली कर सकता है। मतलब अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे हम बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जीन मैनिपुलेशन में आर्टिफिशियली किसी जीन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मतलब अब हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ये दो भागों में बांटा जा सकता है, नेचुरल जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे नेचुरली बहुत कम बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है नेचर में जो नेचुरली फॉरेन डीएनए को अपटेक करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, और यहाँ पे एक टर्म इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि ये यूज हुआ है ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली प्रोकैरियोटिक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये हुआ कि अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यही जीन अगर यूकैरियोट्स में ट्रांसफर हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफर हो रहा है नेकेड डीएनए, तब बोलते हैं इसको हम ट्रांसफेक्शन। और दरअसल ये टर्म अलग से क्यों यूज होने लगा? दरअसल इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले एक टर्म यूज हुआ करता था, जैसे नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में बदल जाना भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग से ट्रांसफेक्शन टर्म यूज करते हैं। प्रोसेस सेम है, केवल ये यूकैरियोट के लिए यूज करते हैं और ये प्रोकैरियोट्स के लिए यूज करते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल आरडीटी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी बैक्टीरियम को हम लोग कॉम्पिटेंट बनाते हैं अपटेकिंग ऑफ डीएनए के लिए, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ ही बैक्टीरिया करता है। उसमें कॉमन बैक्टीरिया विच अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टो का मतलब चेन होता है, कोकाई मतलब सर्कुलर, आपको बैक्टीरिया में पढ़ना होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये एक बैक्टीरिया है जिसमें नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होता है। ये ग्रिफिथ साहब ने बताया है, आपको पता है। दूसरा बैसिलस सबटिलिस, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये दोनों। तीसरा एक कॉमन जिसमें पहला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, सबसे पहला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस डिस्कवर हुआ था वो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये तीन बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये तीन में ये हालांकि और बैक्टीरिया है जिसमें नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन आपको याद रखना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बैसिलस सबटिलिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यही तीनों कॉमन है जिसमें ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम निगेटिव है। ठीक है,
अब दरअसल ये तो बात हुआ बेसिक की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरत है, इस पे बात कर लिए हम लोग। नया ट्रेट एक्वायर करना चाहता है बैक्टीरिया, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्ट करने के लिए रेसिस्टेंट जीन किसी दूसरे बैक्टीरियम से ये लेना चाहता है ताकि कंपेटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से ये कंपेटेबल रहे। दूसरा कि डीएनए एज ए फूड, साथ ही साथ फॉरेन डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है फॉर द रिपेयर मैकेनिज्म, वो भी है, लेकिन सबसे मेन पर्पस है कैरेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म का कि कैसे आखिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। अब दरअसल ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस सिंपली अगर एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में बताएं तो जैसे कि कोई भी फॉरेन डीएनए जो बाहर का डीएनए है उससे अगर किसी सेल के अंदर आना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि उसको, जैसे इसको लिखते हैं कि स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। सबसे पहला, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी फॉरेन डीएनए, जैसे बाहर का जो ये डीएनए है, हवा में जो डीएनए है आफ्टर लाइसिस, ये बैक्टीरियम है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसका लाइसिस हो गया, इस बैक्टीरियम का लाइसिस हो गया, डेथ और डिके हो गया इस बैक्टीरिया का, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये बाहर है, हवा में है, ये बाहर है। ये दूसरा रिसिपिएंट बैक्टीरियम, ये जो रिसिपिएंट बैक्टीरियम है, इससे ये बाइंड करना चाहता है, लेकिन इससे पहले सबसे पहला क्या होगा कि बाइंडिंग ऑफ दिस एक्सोजीनोट टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम। अब ये जो एक्सोजीनोट है इस बैक्टीरियम पे बाइंड करेगा, ये सबसे पहला स्टेप होगा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस का। लेकिन हर बैक्टीरिया में बाइंड ये इजीली नहीं करता, कॉम्पिटेंट होना होगा। ये बैक्टीरियम जब तक कॉम्पिटेंट नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि ये रेडी है डीएनए अपटेक करने के लिए, और ये कॉम्पिटेंसी स्टेज बैक्टीरियम तब, रिसिपिएंट बैक्टीरियम तब अटेंड करता है जैसे अपने ग्रोथ फेज के पार्टिकुलर फेज, ग्रोथ जो इसका साइकिल है, जैसे अगर सिंपल ऐसे बनाए तो ये आप जानते हैं कि ये देखिए ऐसा सिंपल, ऐसा अगर हम देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा और ऐसे ही देखिए, ये मतलब ये क्या है, ये लैग फेज है, ये लॉग है और ये स्टेशनरी है। तब डिक्लाइन भी फेज होता है, उसके बारे में आपको यहाँ सिंपली बताने के लिए बता रहे हैं। तो ये लॉग फेज जो है, लॉग फेज ये क्वेश्चन आता है, इसी लॉग फेज में फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन रिसिपिएंट बैक्टीरिया अटेंड कॉम्पिटेंसी अटेंड करता है कोई भी बैक्टीरिया लॉग फेज में ही, और जब तक बैक्टीरियम कॉम्पिटेंट नहीं होगा तब तक एक्सोजीनोट को अपने सरफेस पे नहीं लाने देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटेंट फैक्टर रिलीज करता है, मतलब कि यस आई एम रेडी टू टेक अप फॉरेन डीएनए, तो ये लॉग फेज में ही अटेंड करता है। ऐसा नहीं कि लैग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज में अगर बैक्टीरिया है उस फेज में तो ये कॉम्पिटेंट वो नहीं होगा किसी फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये याद रखना चाहिए। अब देखिए कुछ कॉम्पिटेंट फैक्टर है जो बैक्टीरियम रिलीज करता है, जो बैक्टीरियम रेडी है अपटेक करने के लिए फॉरेन डीएनए, जिसको एक्सोजीनोट बोल रहे हैं। तो सबसे पहला कॉम्पिटेंट फैक्टर क्या होगा, डीएनए बाइंडिंग, यहां लिखते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये सबसे पहला कॉम्पिटेंट फैक्टर है जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया रिलीज करता है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में कॉम, कैपिटल ई और ए। ये देखिए ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, कॉम्पिटेंट टर्म से, कॉम्पिटेंट का शॉर्ट है कॉम और ये ई ए प्रोटीन का नाम।
COM-EA सबसे पहला कॉम्पिटेंट फैक्टर जो रिसिपिएंट बैक्टीरियम रिलीज करता है। और इससे क्या होगा, अब इसको देखते हैं। जैसे एक्सोजीनोट यहाँ है तो होगा क्या कि जैसे ये बैक्टीरियम है, सबसे पहला स्टेप हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, अभी इसका कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए इसके सरफेस पे यहाँ ये है, यहाँ ये अगर है, ये डीएनए है एक्सोजीनोट जो आफ्टर लाइसिस रिलीज हुआ है और ये बैक्टीरियम कॉम्पिटेंट स्टेज अटेंड कर चुका है, तो ये सबसे पहला कॉम्पिटेंट फैक्टर COM-EA रिलीज कर रहा है। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग COM-EA है, ये इसको इस पे सरफेस पे बाइंड करा लिया, ठीक है, सबसे पहला। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड बाइंड किया है, लेकिन ये बैक्टीरियम के अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही इंटर करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक स्ट्रैंड का डिग्रेडेशन होना होगा, एक स्ट्रैंड डिग्रेडेट करेगा और तब ट्रांसलोकेट होगा, ठीक है। उसके लिए भी फैक्टर है, इसके डिग्रेडेशन के लिए, ये डिग्रेडेट करे इसके लिए एक और कॉम्पिटेंट फैक्टर रिलीज करता है ये रिसिपिएंट बैक्टीरियम। वो कॉम्पिटेंट फैक्टर है, वो याद रखना चाहिए, COM-EC। देखिए EC, COM-EC ये क्या है, इसको हम लोग कभी कभी रेक बी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेक बी, ठीक है। ये COM-EC के पास दो फंक्शन है, इट हैज न्यूक्लियेज एक्टिविटी एज वेल एज ट्रांसलोकेज एक्टिविटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंड किया है तो इसके एक स्ट्रैंड का चॉप ऑफ होगा, ये डिग्रेडेट करेगा ऐसे। ये करेगा कौन, ये करेगा COM-EC हैज न्यूक्लियस एक्टिविटी। न्यूक्लियस मतलब टू डिग्रेडेट, न्यूक्लियस मतलब डीएनए को ब्रेक करना, ठीक है। ये वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड बाइंड किया है, एक स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। दूसरा, ये ब्रेकेज क्यों जरूरत है, एक्चुअली ये ब्रेक करने के बाद इसी न्यूक्लियोटाइड के एनर्जी को यूज करता है बैक्टीरियम ट्रांसलोकेशन के लिए। ये एनर्जी जो आफ्टर ब्रेकेज ऑफ वन स्ट्रैंड हुआ है उससे जो एनर्जी जनरेट होगा उस एनर्जी को यूज करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और कॉम्पिटेंट फैक्टर रोल प्ले करता है जिसको बोलते हैं COM-FA। देखिए COM-FA क्या है, ये एक चैनल प्रोटीन है जो एटीपेज एक्टिविटी शो करता है। चैनल प्रोटीन हैविंग एटीपेज एक्टिविटी। क्यों इसका जरूरत है, क्योंकि कोई भी ट्रांसलोकेट को एनर्जी चाहिए, ताकि ये ट्रांसलोकेट हो सके, ठीक है। अब देखिए इसका अब क्या होगा, इतना होने के बाद जैसे पहला COM-E रिलीज होगा, याद रखना होगा, उसके बाद दूसरा COM-EC रिलीज होगा, उसके बाद COM-FA रिलीज होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रांसलोकेशन होगा इसका। ये देखिए ये ट्रांसलोकेट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनली एक और कॉम्पिटेंट फैक्टर का यूज होता है जिसको बोलते हैं ऑटोलाइसिन। देखिए ऑटोलाइसिन, क्योंकि ये बेसिकली ऑटोलाइसिन क्या है, ऑटोलाइसिन β14 लिंकेज को ब्रेक करता है नेचुरली, β14 लिंकेज। क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन में नैम और नैग के बीच में लिंकेज है, β14 लिंकेज है। अब
जब तक बैक्टीरियल सेल वॉल को पंक्चर नहीं किया जाएगा, ब्रेक नहीं किया जाएगा, वहां से डीएनए अंदर क्रॉस नहीं कर सकता। अब वहां क्रॉस करने के लिए ऑटोलाइसिस क्या करेगा कि सेल वॉल को पंक्चर करके अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि ये इतना होने के बाद जो मेन मैकेनिज्म है वो ये है कि जैसे 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 बड़ा सा दिखाते हैं कि ये डीएनए ये डीएनए यहां आ गया, अब ये डीएनए यहां अंदर आ गया। ठीक है, आफ्टर ट्रांसलोकेशन एंड आफ्टर ऑटोलाइसिन एक्टिविटी ये आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन यहां पे ये वल्नरेबल है डिग्रेडेशन के लिए, इजिली इसको ये डिग्रेडेट कर सकता है। तो इसके डिग्रेडेशन से बचाने के लिए एक प्रोटीन का यूज करता है जिसको बोलते हैं DPRA प्रोटीन, और एक और REC-A प्रोटीन। मतलब कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो इंटर हुआ है रिसिपिएंट में, इसका डिग्रेडेशन नहीं हो जाए, इसके लिए यहाँ पे इसके सरफेस पे ये दोनों प्रोटीन, एक को स्क्वायर से दिखा देते हैं, एक को सर्कुलर दिखा देते हैं, ये दोनों इसको कवर करता है। कब तक कि जब तक मेन क्रोमोजोम यहाँ पे ये इंटीग्रेट नहीं कर जाए। अब देखिए यहीं तक नहीं बात हुआ, अब देखिए ये एक्चुअली ये जैसे सपोज करिए कि ये जो डीएनए जो एक्सोजीनोट है ये ऐसा है, H है, A है और B है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेन जब तक होमोलॉगी इसको नहीं मिलेगा, होमोलोगस रीजन जब तक ये फाइंड नहीं करेगा तब तक रिकॉम्बिनेशन इस यहाँ पे नहीं हो सकता। मतलब अगर सपोज कीजिए H है, A है, कैपिटल A लिखते हैं, इसको स्मॉल लिखे हैं, और यहाँ पे B है, यहाँ रिकम्बाइन करने के लिए इसी तरह का सीक्वेंस ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो इंटर हुआ है ये होना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा जीन आ जाता है जैसे X, Y और Z आ गया, और यहाँ पे इसके होमोलॉगी X, Y, Z है नहीं, तो मतलब कि रिकॉम्बिनेशन जो होना है, रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, दरअसल होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होना है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस क्रोमोजोम के पास होमोलॉगी अवेलेबल नहीं है। तब क्या होगा कि ये जब इसके पास होमोलॉगी है तब बोलते हैं स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये दरअसल क्या है, अनस्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब कि ये इंटीग्रेट इसके अंदर नहीं किया, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। इस तरह से ये दरअसल इसीलिए इस तरह का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से होने वाला कोई भी मैकेनिज्म नेचुरली इतना इजीली ट्रांसफॉर्म या कंजुगेट, अगर सीक्वेंस की बात करें तो कंजुगेशन ज़्यादा इजीली हो जाता है, उसके बाद ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन 1,00,000 बार बैक्टीरियम कोशिश करता है तो एक बार ये प्रोसेस अटेंड कर पाता है, क्योंकि बहुत बार इस तरह के कभी कॉम्पिटेंसी फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, वो फेल कर गया, कभी इंटर किया, होमोलॉगी नहीं मिला, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस तरह से ये प्रोसेस नेचुरली रेयर है, मतलब 1,00,000 में एक बार कोशिश किया हुआ। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन आसान है जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी फॉरेन डीएनए को अपने रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे इंसर्ट कराते हैं किसी बैक्टीरिया में, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उस पर बात करेंगे। थैंक यू। अगर किसी तरह का इसमें कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।